हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का इको का सेकंड टर्म के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट समरी लेके आई हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपके लिए इसी एक ही वीडियो में सारे सेकंड बुक का सारा चैप्टर कर दिया है, तो आप इसी में से अच्छे से कर सकते हैं। आपको कहीं और जाने की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे और अच्छे से इसमें समझा रखा है। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें से अच्छे से एक एक लाइन पढ़ सकते हैं और जो ना समझ में आए आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। हमने एक एक लाइन को अच्छे से समझा रखा है। एक एक लाइन को पढ़ के आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं आपके लिए और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आऊँगी, तो बिना टाइम वेस्ट करे आपका स्टार्ट करते हैं। तो ये इस वीडियो में आपके लिए हमने 4 चैप्टर्स एक ही साथ इंक्लूड कर रखे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा ये आएगा, सीरीज़ बाय सीरीज़ हमने एक एक चैप्टर को कर रखा है। तो रोज़गार आएगा, रोज़गार या बेरोज़गारी, पहला ये हम ये पढ़ाएंगे इसके बारे में आपको। दूसरा हम आपको पढ़ाएंगे आधारित संरचना। तीसरा हम आपको पढ़ाएंगे इसमें पर्यावरण एवं सतत विकास। और चौथा हम इसे पढ़ाएंगे भारत, पाकिस्तान तथा चीन का विकास अनुभव। इस चारों हमने चैप्टर इसमें करा रखे हैं इस वीडियो में और अच्छे से समझा रखे हैं और आपको काफ़ी समझ में आएगा, उम्मीद है। और बिना टाइम वेस्ट करे आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है रोजगार। अब हम इसमें पढ़ेंगे रोजगार क्या है, इसके क्या महत्वपूर्ण है, ये सब हम पढ़ते हैं। पहला है कि कार्य क्या है। अब ये है कि जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्य। अब श्रमिक तो हमें पता है श्रमिक क्या होता है, वह व्यक्ति जो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए किसी भी आर्थिक क्रिया में लगा हो। ठीक है। उसके बाद आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। ये वे क्रियाएं होती हैं जिन्हें वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिससे आय का सृजन होता है, इसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब पढ़ेंगे श्रम बल क्या है, श्रम बल से अभिप्राय क्या है। श्रम बल से अभिप्राय श्रमिकों की उस संख्या से है जो कार्य करने की वैधानिक आयु में हो और कार्य करने में योग्य और इच्छुक हो, उसे श्रम बल कहते हैं। कार्यबल क्या है। कार्यबल से अभिप्राय वास्तव में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। इसमें उन व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है जो कार्य करने के इच्छुक है परंतु बेरोजगार है। मतलब ये हो गया कि कार्यबल में ये हो गया कि उन व्यक्तियों की संख्या को हम गिनते हैं जो कार्य कर रहे हो। अब हम उन व्यक्ति को नहीं गिनेंगे कि मुझे कार्य करने की क्षमता, मान लो मुझे ले लो, जैसे मुझे कार्य करना है, मैं इच्छुक हूँ बट मैं कार्य नहीं कर रही हूँ, तो मैं कार्यबल में सम्मिलित नहीं होंगी। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सहभागिता दर क्या है। इसका अर्थ है उत्पादन क्रिया में वास्तव में भाग लेने वाली जनसंख्या का प्रतिशत या श्रमिक जनसंख्या का अनुपात भी कहलाता है। अब सहभागिता दर की हम पढ़ेंगे कि इसका एक फॉर्मूला है, बहुत इजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सहभागिता दर की पहले हम पढ़ेंगे कुल कार्यबल की, कार्यबल में कितने लोग लगे हुए हैं अपॉन में जन हम पढ़ेंगे सहभागिता दर का फॉर्मूला, कार्यबल अपॉन में कुल जनसंख्या इनटू में 100। मतलब हमारी कुल जनसंख्या कितने, पहले वो डाल देना आप, ठीक है, फिर उसके बाद कार्यबल डाल देना, फिर उसके बाद उसे 100 से इंटू कर देना, फिर आपका आ जाएगा सहभागिता दर कितनी है। ठीक है। आपके पेपर में कभी कभी पूछ ले सके सहभागिता दर बताइए, तो ऐसे ही, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे श्रमिकों के प्रकार कितने होते हैं। श्रमिक दो प्रकार के होते हैं, स्वनियोजित और एक भाड़े के मजदूर। श्रमिकों के प्रकार, श्रमिक दो प्रकार के होते हैं, स्वनियोजित और भाड़े के मजदूर। स्वनियोजित वो हो गए जो अपना कार्य स्वयं नियोजित करते हैं और भाड़े के मजदूर वो हो गए जो किसी के पास कार्य करने के लिए भाड़े पर जाते हैं। स्वनियोजित में आ जाएगा जो अपना कार्य खुद करते हैं, जैसे जो किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, किसी ने अपना कारखाना खोल लिया, ये कृषि अपने ही, ये कृषक हो गए जो अपने ही खेत में कार्य कर रहा हो, वो स्वनियोजित में आ जाएगा। भाड़े में वो आ जाएगा जो मतलब किसी के पास भाड़े पे काम करने के लिए जाते हैं, जैसे ये हो गए दिहाड़ी के मजदूर हो गए जो दिहाड़ी पे काम करने के लिए जाते हैं, वो हो गए। अब उसके बाद जो भाड़े के मजदूर वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित और एक अनियमित। अब हम पढ़ेंगे अनियमित में क्या होता है कि जो नियमित रूप से नहीं जाते हैं, और और जो मतलब कभी कभी हो गया उन्हें जाते हैं अपना, जैसे गए आज कार्य करा और अपने पैसे लेके आ जाते हैं। और नियमित में वो हो गया कि जो नियमित रूप से कार्य करने जाते हैं और उनके जिसके पास वो कार्य करने जाते हैं उनकी एक डायरी पे उनके दिन जितने दिन वो गए उनके वो लेखा लेखा जोखा होता है कि हाँ इतने दिन ये कार्य करने आए हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रम आपूर्ति क्या है। इसमें इससे अभिप्राय विभिन्न मजदूरी दरों के अनुरूप श्रम की आपूर्ति से है। इसे मनुष्य के जो दिन इसे मनुष्य दिनों के रूप में मापा जाता है। जैसे एक मनुष्य दिन से मतलब मनुष्य का एक दिन से अभिप्राय 8 घंटे ही कार्य करेगा, यानी कि पूरा दिन ही करता रहे नहीं, वो जहाँ भी काम करने जाएगा वहाँ पे केवल 8 घंटे ही काम करेगा, उस 8 घंटे को उनका एक दिन में मापा जाता है। फिर है देश की जनसंख्या के 5 में से 2 व्यक्ति विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं। मुख्यतः ग्रामीण पुरुष देश के श्रमबल का सबसे बड़ा वर्ग है। मतलब ये जो ग्रामीण के पुरुष है ना, वो देश के श्रमबल का सबसे बड़ा भाग है।
भारत में अधिकांश श्रमिक स्वनियोजक हैं, मतलब बहुत सारे श्रमिक जो स्वनियोजक हैं। अनियमित दिहाड़ी मजदूर तथा नियमित वेतनभोगी कर्मचारी मिलकर भी भारत की समस्त श्रम शक्ति के अनुपात में आधे से भी कम रह जाते, मतलब कि जो हमारे दिहाड़ी के मजदूर हो गए जो नियमित है, वो लोग अगर मिल भी जाए ना, तभी भारत की जितने भी श्रम शक्ति हैं उसके अनुपात में आधे से भी बहुत ही कम है। भारत में कुल श्रम बल का लगभग पाँच में से 3 श्रमिक कृषि और समृद्ध कार्यों से अपनी आजीविका को प्राप्त करते हैं। मतलब जो भारत में मान लो कुल भारत का श्रम बल कुल 5 है, तो उसमें से ना 3 श्रमिक कृषि और संबंध कार्यों में ही अपनी आजीविका को प्राप्त कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे रोजगार रहित समृद्धि। इससे मतलब इससे अभिप्राय ये है उस स्थिति से है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में तो वृद्धि होती है, परंतु रोजगार में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती। मतलब ये हो गई कि जो हमारी समृद्धि में वृद्धि हो रही है बट हमारे रोजगार में उतनी वृद्धि नहीं हो रही है, उसके अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। श्रम बल का अनियमितीकरण। इससे भी उस स्थिति से है जिसमें समय के साथ साथ कुल श्रम बल में भाड़े पर लिए गए आकस्मिक श्रमिकों को प्रतिशत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रम बल का अनौपचारिकरण। अब ये हो गया कि जो श्रम बल है उसका अनौपचारिकरण। इससे क्या अभिप्राय है? ये उस स्थिति से अभिप्राय है जब लोगों में अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र के स्थान पर अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक पाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब ये है कि देखो औपचारिक क्षेत्र में अधिकतर लोगों क्या उन्हें ऑफकोर्सली औपचारिक क्षेत्र में तो नहीं मिलती, तो क्या होता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने लग जाते हैं, क्योंकि श्रम बल का अनौपचारीकरण। ठीक है। बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें योग्य एवं इच्छित व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी का पर कार्य नहीं मिलता है। अब है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण क्या क्या? एक तो हमारी धीमी आर्थिक विकास, हमारा जो आर्थिक विकास वो बहुत धीमा है, एक ये कारण है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, एक ये कारण है। अब एक दोष में शिक्षा प्रणाली, मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत दोष है, शायद इसी वजह से भी बेरोजगारी के कारण बढ़ती जा रही है। अल्प विकसित कृषि क्षेत्र है, उससे भी बेरोजगारी बढ़ रही है। और ये धीमा औद्योगिक क्षेत्र का, अब औद्योगिक क्षेत्र का धीरे धीरे विकास होगा तो ये भी एक कारण ही है कि हमारा बेरोजगारी बढ़ रहा है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का अभाव, अपर्याप्तता होता जा रहा है। दोषपूर्ण रोजगार नियोजन हो रहा है, धीमी पूंजी निर्माण दर है। फिर है, अब इसको देखो, अब हमने ये तो पढ़ लिया बेरोजगारी के कारण क्या, अब इसको हल करने का इसके उपाय पढ़ेंगे हम। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण, कृषि क्षेत्र का विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, आधारिक संरचना में हमें सुधार करना चाहिए, विशेष रोजगार कार्यक्रम भी हमें करना चाहिए, तीव्र औद्योगिकरण तो हमें अपनाना ही चाहिए। इससे क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या थोड़ी तो हल हो जाएंगी। गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन विशेष कार्यक्रम, अब ये क्या है, इसमें क्या करा गया है, इसमें ना मतलब बहुत सारी अधिनियम करे गए हैं, जैसे मनरेगा, इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है। अरे क्या होगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये सभी ना हमें दे रखे। पेपर में क्या होगा, कभी कभी आपको दे देगा कि इसका नाम दे देगा, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। एक ही क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट एक ही बन जाएगा कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं लोग, उसमें लाभ क्या होते हैं। और अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है आधारिक संरचना। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है। आधारिक संरचना क्या है, अब इससे हमारा क्या अभिप्राय, हम इसमें ये पढ़ेंगे। आधारिक संरचना वो सहायक संरचना होती है जो हमारे मतलब जिसके द्वारा हम कृषि, उद्योग और वाणिज्य, ये जो तीनों ही आदि मुख्य उत्पादन क्षेत्रक हैं हमारे, जो तीनों क्षेत्रक हैं, इसमें हमें सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे कृषि में आधारिक संरचना हमारी हो गई, हल हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, उसकी जो आधारिक संरचना है वो हो गई। और जो उद्योग में भी हमारी जो मशीनरी की वो नट बोल्ट्स वो हो गई। और जो हमारा तीसरा बचा उसमें तो हमें पता ही है कि जो सेवा क्षेत्र में तो आधारिक संरचना की आवश्यकता पड़ती ही है। तो जिनका मुख्य वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है हमारे आधारिक संरचनाओं का। आधारिक संरचना के प्रकार क्या है? आर्थिक आधारिक संरचना दो प्रकार के होते हैं, आर्थिक आधारिक संरचना, सामाजिक आधारिक संरचना। अब आर्थिक में क्या हो गया, आर्थिक में हमारा ऊर्जा, दूरसंचार और यातायात। हमारे जो सिलेबस है उसमें से ऊर्जा कट चुका है, तो हम ऊर्जा नहीं पढ़ेंगे, हम दूरसंचार और यातायात ही पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद सामाजिक आधारित संरचना, तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। शिक्षा वही जो हमारा शिक्षा क्या है, ये भी हमारी एक आधारित संरचना है। और स्वास्थ्य, तो अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमें पता ही है। और तीसरा आवास, ये तीनों हमारे सामाजिक आधारित संरचना में आते हैं। अब आर्थिक और सामाजिक आधारित संरचना दोनों एक दूसरे के ना साथ ना संपूर्ण विकास में सहायक करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक व सहायक है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि ये दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं, और है तो जवाब दीजिए कारण सही। तो है, क्योंकि अगर हमारा आर्थिक संरचना सही नहीं होगा
तो आर्थिक आधारिक संरचना नहीं होगा तो हम बाकी सामाजिक तो कर ही नहीं सकते, सामाजिक नहीं होगा तो हम आधारिक नहीं कर सकते, मतलब दोनों ही पूरक हैं। अब आधारिक संरचना का महत्व क्या है, अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली में बहुत ही सहायक होता है ये। कृषि का विकास होता है आधारिक संरचना से, बेहतर जीवन की गुणवत्ता भी हमें मिलती है, रोजगार प्रदान करता है आधारिक संरचना, और तीसरा बाह्य प्राण में सहायता करता है। भारत में आधारिक संरचना की स्थिति कैसी है? जनगणना जो 2001 में जनगणना हुई थी उसमें बताया गया था कि ग्रामीण परिवारों में केवल 56% के पास ही बिजली उपलब्ध है। जल के पानी की उपलब्धता भी 24% ही है ग्रामीण परिवारों में, और शेष परिवार खुले स्रोतों से पानी लेता है। खुले स्रोतों के जैसे नदी हो गई, तालाब हो गए, कुएं, इन सब से। भारत में अपनी जीडीपी का केवल 5% आधारिक संरचना पर निवेश करता है, जो कि चीन व इंडोनेशिया से कहीं नीचे है। उसके बाद हमारा ऊर्जा है। ऊर्जा तो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम ऊर्जा नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा चलते हैं शिक्षा पे। अब हमारा है सामाजिक आधारिक संरचना। सामाजिक आधारिक संरचना मतलब स्वास्थ्य आधारिक संरचना की स्थिति। अब हमारी स्वास्थ्य आधारिक संरचना की स्थिति कैसी है हम वो पढ़ेंगे। संघ सरकार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण की केंद्रीय समिति के द्वारा विस्तृत नीतियों व योजनाओं को बनाती है। ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा कई किस्त के अस्पताल स्थापित किए गए हैं, मतलब जो गांव में हैं वो सरकार ने ना किस्तों पे बहुत सारे अस्पताल चालू करवाए हैं। स्वास्थ्य आधारित संरचना के विस्तार के फलस्वरूप ही जानलेवा बीमारियों जैसे चेचक हो गई और कुष्ठ रोगों का लगभग उन्मूलन संभव हो सका है। ये हमारे स्वास्थ्य आधारित संरचनाओं के विस्तार के कारण ही हुआ है। अभी निजी क्षेत्र की भूमिका। अब ये स्वास्थ्य सेवा में उसमें निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है? अब भारत में ना 70% से अधिक अस्पताल निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाते हैं, और लगभग 60% डिस्पेंसरी भी निजी क्षेत्र ही सम्मिलित करते हैं, उसमें ही सम्मिलित हैं। स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने में सरकार की भूमिका फिर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरीब व्यक्ति निजी स्वास्थ्य सेवा में भारी खर्चे को नहीं उठा सकते, तो उन्होंने सरकारी अस्पतालों में ही जाते हैं। सामुदायिक और गैर लाभकारी संस्थाएं। एक अच्छी स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू सामुदायिक भागीदारी होती है। उदाहरण हो गया है अहमदाबाद में सेवा, नीलगिरी में अकॉर्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी एक अच्छी देखरेख स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू सामुदायिक जो भी है वो क्या है, ये आपको दे देगा कि सेवा, अहमदाबाद में जो सेवा है वो किस में आ रहा है, या जो अकॉर्ड है वो किस चीज़ में आ रहा है, सामूहिक लाभकारी संस्थाओं में है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर भारत में चिकित्सा पर्यटन क्या है? भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अन्य देशों में समान स्वास्थ्य सेवाओं की लागत की तुलना में सस्ती हैं। मतलब ये कि जो बाकी देश हैं उनमें जो स्वास्थ्य सेवाएं वो थोड़ी महंगी, बट हमारी जो इंडिया में वो थोड़ी सस्ती है। परंतु भारत को अधिक विदेशियों को आकर्षित करने के लिए अपनी स्वास्थ्य आधारित संरचना को बेहतर करने की आवश्यकता। अब ये कि हमें बाहर के लोगों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य अच्छी है, आप यहाँ आइए, उसके लिए हमें और भी कोशिश करनी चाहिए भारत। उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय जीडीपी का केवल, अब ये कि जो भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय करा है 4.8%, जीडीपी जो हमारी उसको केवल उसने 4.8% ही व्यय करा है। भारत में दुनिया की जनसंख्या का लगभग 17% है, परंतु विश्व वैश्विक भार के पर ये क्या है वह 20% को सहन करता है। मतलब ये है कि जो भारत में हमारी दुनिया की जनसंख्या का सिर्फ ना लगभग 17% ही है, पर ना जो बाकी भयावह है 20% को सहन करता है हमारा भारत। फिर प्रत्येक वर्ष लगभग लाख बच्चे पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के कारण मर जाते हैं। भारत में क्या होता है कि हर वर्ष जो पानी से उत्पन्न बीमारियां होती है उससे बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। अब पानी से उत्पन्न होते जैसे डेंगू हो गई और एक जैसे डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, इन सभी बीमारियाँ इसमें और भी बीमारियाँ सम्मिलित हैं। इसी बीमारियों से बच्चों की मौत हो जाती है। अब ग्रामीण शहरी विभाजन। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण और शहरों में विभाजन कैसे हो रहा है, ये हम पढ़ेंगे। भारत की जनसंख्या का 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। मतलब हमारी जितनी भी जनसंख्या है ना 70% गाँव में, बाकी 30% शहर में होंगे। ठीक है, तो अस्पतालों का केवल 20% और कुल दवाओं का 50% ग्रामीण शरण में क्षेत्र है। मतलब ये हो गया कि जो अस्पताल है सिर्फ 20% ही है ग्रामीण क्षेत्र में, और दवाओं का 50% ग्रामीण शरण क्षेत्र में है। ठीक है, बाकी तो उतना नहीं है, बट शहर में ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक्सरे या खून की जांच सुविधा भी प्रदान नहीं करते हैं, जो कि आधारभूत स्वास्थ्य देखरेख का अंग है। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी मान लो जैसे हमें कोई हड्डी वगैरह टूट जाए तो एक्सरे के द्वारा हमें पता चल जाता है, पर ग्रामीण क्षेत्र में ये सब नहीं है ना, वहाँ पे खून की जांच होती है। अब ये कि जो हमारे स्वास्थ्य भी सेवाएं हमें दी जाती हैं या उसका जो आधारभूत अंग है ये जो एक्सरे या खून जांच, ये और ग्रामीण क्षेत्र में यही नहीं दी जाती है।
तो सोच सकते हो कि उनको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। भारत में नगरीय और ग्रामीण स्वास्थ्य देखरेख में बड़ा विभाजन है। तो हम आपको सेकंड पॉइंट में बताते हैं कि इसमें क्या होता है कि गांव में एक्सरे वगैरह तो होता नहीं है, तो उन्हें क्या पता है कि कौन सी हड्डी टूटी है, क्या हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि जांचे बिना उतने अच्छे से नहीं जांचते, खून की जांच भी नहीं करते, वैसी दवाई दे देते। इससे क्या है कि दवाई खाते हमें आगे और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है और हमें उसका पता बाद में चलता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि महिला स्वास्थ्य कैसा है। लिंगानुपात 1991 में जो महिलाओं की लिंगानुपात तो हमें पता ही है कि क्या होता है, ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ाई था। तो इसमें क्या है कि जो 1991 में ना 945 से गिरकर 2001 में 927 हो गया, मतलब पहले ज़्यादा था और अब कम हो गया है। यह देश में बढ़ते कन्या भ्रूण हत्या की घटना को दर्शाता था। मतलब ये था कि जो पहले ना ये था कि ना भ्रूण में मतलब जैसे पता चल गया कि कन्या है घर में, तो उनकी भ्रूण हत्या करवा देते थे, जो कि बहुत हमें पता चल रहा था। जब हम देखे थे तो हमें पता चल गया था 1945 था और 1927, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर 15 से 15 से 49 आयु वर्ग के बीच की विवाहित महिलाओं में से 50% से अधिक को एनीमिया है। मतलब ये था कि जो उस टाइम में जो 15 से लेकर 49 जो 50 से नीचे वर्ष की जो औरतें थी या जो महिलाएं थी ना, जिनकी शादी हुई थी, ठीक है ना, उनमें 50 से बहुत ज़्यादा 50% से अधिक महिला को एनीमिया था। और एनीमिया तो हमें पता ही है कि जिसमें खून की कमी होती है और इसमें मतलब खून की कमी होती है और इसमें विटामिन के की कमी होती है। फिर है निजी सार्वजनिक साझेदारी दवाओं व चिकित्सा दोनों में प्रभावपूर्ण ढंग से विश्वसनीय गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित कर सकती है। बस हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं धारणीय विकास। पहला इसमें कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण तो हम सभी जानते हैं कि क्या है, हमारे आसपास में जो मौजूद है, हम जैसे वायु जल हमारे जैविक और अजैविक तत्व हो गए, ये सभी सम्मिलित है हमारे पर्यावरण में। और अगर हम इसमें पढ़े उसकी परिभाषा, तो इसमें हो गया पर्यावरण जो हमारा भूमंडलीकरण की विरासत हो गई, या जो हमारे सभी संसाधन है वो जो मिले जुले, उसके रूप को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के घटक, मतलब पर्यावरण के घटक क्या हैं, उसके जो मतलब घटक को ऐसे हम बोल सकते हैं कि उसके कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक वो हो गए जो जीवित होते हैं और अजैविक वो हो गए जो जीवित मतलब जो जीवित नहीं होते हैं। जैसे अजैविक में आ गए हमारे पेड़ पौधे या अन्य इत्यादि वस्तु, और जैविक में हो गए मनुष्य, जानवर इत्यादि, ये सभी इसमें आते हैं। फिर अब पर्यावरण संकट क्या है। जब संसाधनों का निष्कर्षण पुनर्जनन दर अधिक, मतलब पुनर्जनन की दर अधिक हो जाना, ठीक है। मतलब ये हो गया जैसे मान लो हमें संसाधनों का निष्कर्षण बहुत ज़्यादा करे और पुनर्जनन जो है ना उसकी दर अधिक से अधिक हो जाता है, मतलब उसका पुनर्जनन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर्यावरण संकट के कारण क्या है, ये तो हमें पता ही है कि पर्यावरण संकट के कारण क्या है। एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, उसका कारण अत्यधिक औद्योगिकरण हो गया, या जो हम बहुत ज़्यादा अपने पर्यावरण का दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी हो सकता है। फिर इसके बाद पर्यावरण संकट से निपटने के लोगों ने बहुत अधिक होती है, इसलिए पर्यावरण संकट की अवसर लागत ऊंची होती जा रही है। मतलब ये है कि ये क्या है, निपटने की लागतें बहुत अधिक होती जा रही है कि हम पर्यावरण संकट से निपटेंगे कैसे। और ये है कि इसकी संकट अवसर ना लागत भी ऊंची होती जा रही है। अब इसके मुद्दे क्या है, वैश्विक उष्णता, ओजोन क्षय, वैश्विक उष्णता, मतलब ये हो गई कि अब इसके मुख्य मुद्दे क्या है। वैश्विक उष्णता ये हो गई कि मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ओजोन तो हमें पता ही है, O3 जो हमारे पृथ्वी को मतलब सूर्य की किरणों से बचा के रखता है, उसमें छेद होता जा रहा है, वो होते जा रही है जो हमारे गैस है ना उनकी वजह से। फिर है वैश्विक उष्णता। अब वैश्विक उष्णता क्या है, जो हमारा वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य ग्रीन हाउस गैसेस में स्थिर वृद्धि से विश्व में जो औसत तापमान में वृद्धि होती जा रही है। और इसमें क्या है, ध्रुवीय हिम का पिघलन, समुद्री स्तर में वृद्धि, मतलब जो हमारा ध्रुवीय हिम है, मतलब जो हमारे पहाड़ है वो ना गर्मी के कारण पिघलते जा रहे हैं। इससे क्या है, जो समुद्र का स्तर है बढ़ता जा रहा है, और इससे क्या होगा कि तूफानों की जो बारह मतलब तूफान आने के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमें संभल के रहना चाहिए। उसके बाद है ओजोन शेयर। जो हमारे ओजोन पर आता है उसमें जो ओजोन शेयर है उसको क्या पढ़ेंगे, जो इसमें कार्बन जो है ना उसके कारण वायुमंडल में ओजोन की जो मात्रा है ना वो उसमें कमी होती जा रही है, और उससे क्या हो रहा है, उसमें छेद भी होता है। अब इससे क्या होगा, जो जीव जंतु हैं उनको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। अब इससे क्या होगा कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें वो सीधे हमारे पृथ्वी पे अगर हमारे ऊपर पड़ेंगी, इससे क्या होगा कि हमें क्या कैंसर हो सकता है, त्वचा रोग हो सकता है, और बहुत सारी अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। अब जलीय जीव तथा स्थलीय पौधों की समृद्धि पर प्रभाव पड़ता जा रहा है। जो जलीय जीव है और जो स्थलीय, उन पे भी प्रभाव पड़ता जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में जो पर्यावरणीय समस्या वो क्या क्या है। ये तो हमने अभी तक पढ़ा था जो हमारे पूरी दुनिया में, वो अब हम भारत में पढ़ेंगे।
एक है वायु प्रदूषण, दूसरी जल प्रदूषण, मृदा क्षरण, वन का कटाव, ये वन्य जीवन की विलुप्ति, ये सभी कारण हैं। अब मतलब वायु प्रदूषण तो हमें पता ही है कि वायु में प्रदूषण होता जा रहा है, उसके कारण क्या है, धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं हो गए, ये अन्य बहुत सी है। दूषित जल, अब जल का भी हमें पता ही है कि लोग जल को बहुत ज़्यादा दूषित कर रहे हैं, कचरा डाल देते हैं, अन्य बहुत सी चीज़ें उसमें कर रहे हैं। और फिर है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण ये हो गया कि जिसमें क्या हो गया, हम मृदा को भी बहुत ज़्यादा हम अपक्षय कर रहे हैं, या फिर हम अपनी जो हमारी बहुत सी वस्तु होती है जिसको हम मान लो प्लास्टिक वगैरह, वो हमारा ख़त्म नहीं होता, हम इसे कहते हैं मृदा में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, मृदा का भी क्षरण होता है, और मृदा में ही ज़्यादा वो होती है, प्रदूषण होता है। फिर अब वन कटाव, वन को काटते हैं तो पेड़ों की संख्या कम हो रही है। अब इससे क्या हो रहा है कि बाढ़ आने के चांस होते हैं, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो हमारी भूमि के जो कणों को एक करके रखता है। अब अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, और जो हमारा होगा, भूमि हमारी बंजर होती जाएगी, और ये हमारे लिए नुकसानदायी है। अब वन्य जीवों की विलुप्ति, वन्य जीवन की विलुप्ति, क्योंकि वन अगर नहीं रहेंगे तो फिर जो वन में जीवन बिता रहे हैं वो लोग तो विलुप्त होते ही जाएंगे, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये सभी हमारे लिए एक प्रकार के संकट हैं, तो हमें इन संकटों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। धारणीय विकास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन, ये क्या, यूएनसीडी ने इससे इस प्रकार परिभाषित किया है। मतलब जो धारणीय विकास को परिभाषित कैसा किया गया है, ये कह रहे हैं कि ऐसा विकास जो वर्तमान, मतलब धारणीय विकास हम कह रहे हैं कि ऐसा होगा कि जो हम तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें ही करें, साथ में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचा के रखें और उनकी आवश्यकता को भी पूरी करने की क्षमता रखें। इसमें हमें ये बताया गया है। फिर है हरमन डेली द्वारा धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए दिए गए सुझाव। ये एक व्यक्ति, इन्होंने हमें सुझाव दिए कि हम धारणीय विकास को प्राप्त कैसे करें। पहला है बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण, हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। कुशल तकनीकी प्रगति का प्रयोग करें हम। धारणीय आधार पर नवीनीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण करें। जो नवीनीकरणीय संसाधन है उसका हम निष्कर्षण करें। नवीनीकरणीय संसाधन तो आपको पता ही होगा कि वो होते क्या हैं, वो जो दोबारा नवीकृत हो जाएं, जैसे बिजली, सॉरी वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें है कि मतलब हम पढ़ेंगे कि जो नवीनीकरणीय संसाधन होते क्या। नवीनीकरणीय संसाधन में हमारी बिजली आ गई। अब हम बिजली पानी से भी बना सकते हैं, ये जो सूर्य की किरणों से भी बनाते हैं, तो ये हमारा नवीनीकरणीय संसाधन हो गया। तो इसमें और भी हैं, बट मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। फिर इसके बाद है कि इनको हम मतलब निष्कर्षण, यानी हम बनाते रहें, उनका हम उपयोग करते रहें। गैर नवीनीकरणीय संसाधनों के अपचय की दर नवीनीकरणीय विकल्प के निर्माण की दर से अधिक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली अक्षमताओं को ठीक किया जाना चाहिए। मतलब जो प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली अक्षमताएं हैं उसको हमें ठीक करना होगा, प्रदूषण ना हो जिससे। फिर है सौर तथा वायु ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए हमें। फिर है इसके बाद भारत द्वारा अपनाई गई धारणीय विकास की रणनीति। भारत ने कौन कौन सी रणनीति अपनाई। पहला ये कि सौर ऊर्जा वायु ऊर्जा का उपयोग करा इन्होंने। दूसरा परिवहन ईंधन के रूप में इन्होंने सीएनजी का प्रयोग करा। पहले लोग पेट्रोल डीजल ये यूज़ करते थे, इससे बहुत प्रदूषण भी होता था और ये बहुत कम भी था। ये अनवीनीकरणीय संसाधन है, तो इसलिए हमने सीएनजी का प्रयोग करा। ये हमारे पर्यावरण के लिए भी सही है और ये इससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी तथा गोबर गैस का उपयोग करा जा रहा है। पहले क्या था कि लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, इससे धुआं होता था, वायु प्रदूषण होता था और इससे ना हमें बहुत सारी बीमारियां भी होने के चांस होते थे, क्योंकि धुआं ज़्यादा था तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो इसमें क्या करा कि क्षेत्रों में उन्होंने एलपीजी गैस का प्रयोग करा, गोबर के गैसों का भी प्रयोग करने लगे। गोबर गैस का उपयोग करते हैं। फिर लघु जलीय प्लांट, मतलब उन्होंने क्या करा कि छोटे छोटे जल के जो प्लांट होते हैं उन्होंने वो भी करे। स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारस्परिक पर्यावरण हितकारी प्रणाली का उपयोग करा। फिर जैविक कंपोस्ट खाद का उपयोग करा उन्होंने, कि ऐसे जिससे कि हमारे मिट्टी को प्रॉब्लम भी ना और हमारे जो फसल है वो भी अच्छी हो। जैविक कीट नियंत्रण, मतलब क्या था कि जो फसल हमारी ख़राब हो जाती थी कीटों के कारण, तो उन्होंने ऐसे उसका प्रयोग करा। कीटों को मारने के लिए उन्होंने बहुत सारे उसका प्रयोग करा, जैविक कीट का पर नियंत्रण भी करा, जिससे कि हमारी फसल ख़राब ना हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं हमारे चैप्टर का, तो हम पढ़ेंगे। इसमें ये पर्यावरण दे रखा है, ये तो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा ही था। तो इसमें अभी देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और जो इसमें समझ नहीं आ रहा है, जो मुझे अलग लग रहा है, मैं आपको समझा देती हूँ। अब ये है कि पर्यावरण के महत्व कार्य क्या हैं। तो इसमें क्या, पर्यावरण उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करता है। ये तो हमें पता ही है कि हमें संसाधन प्राप्त होते हैं, ये हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक है। इसमें क्या, पर्यावरण ना मतलब क्या, तो जो हमारे कचड़े वगैरह या जो अपशिष्ट होते हैं उसे आत्मसात करता है, उसे अपने अंदर समा लेता है। जैसे मिट्टी हो गई, कोई भी कचरा होता है उसे हम अपने मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, मिट्टी उसे अपने अंदर आत्मसात कर लेती है। तो एक ये हो गया, पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ये भी है कि पर्यावरण के कारण हमारे जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है, अच्छी उच्च लेवल पे जाती है, स्तर भी बढ़ता है उसका। फिर है पर्यावरण अवनति के दो मूल तत्व। अब पर्यावरण अवनति जो मतलब पर्यावरण जो खराब हो रहा है उसके क्या है।
प्रदूषण की समस्या है, एक तो इससे हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और उसकी अवनति होती जा रही है, और एक है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। पर्यावरण प्रदूषण तो हमें पता ही, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण वो होता है जिसमें ध्वनि में प्रदूषण होता है, जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाले मशीनरी का प्रयोग करते हैं हम, तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे हॉर्न हो गई, गाड़ियाँ चलती है सड़क पे, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होती है। संसाधनों का अत्यधिक शोषण, ये तब भूमि की अवनति हो जाती है, इससे वन विनाश तथा अनवीनीकरण संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग करना भी, इससे भी हमारे संसाधनों का शोषण होता है। जो संसाधन नवीनीकरण नहीं हो उसका हमें ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसे हमें बचा के रखना चाहिए। और अनवीनीकरण संसाधनों में जैसे हमारा कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये सब आते हैं। पर्यावरण अवनति के कारण तो हम पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोटक, मतलब बढ़ती जनसंख्या है, व्यापक निर्धनता, निर्धनता भी बढ़ती जा रही है, एक ये कारण है। दूसरा बढ़ता हुआ शहरीकरण, शहरीकरण बढ़ रहा है तो इससे हमारे पर्यावरण को भी खतरा है। और फिर है कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से हमारी भूमि बंजर होती जा रही है। तीव्र औद्योगिकरण, यही पॉइंट है कि औद्योगिकरण अधिक हो रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा पॉइंट हो रहा है। और एक है यातायात के साधनों का विविधीकरण, मतलब यातायात के साधन, पहले गाड़ी थी, पहले बस थी, फिर गाड़ी है, फिर ये है, तो इससे क्या क्या हमारा जो संसाधन है उसका विविधीकरण होने लग गया। एक तो इससे भी हमारे बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं। और क्या नागरिक मानदंडों की अवहेलना। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग से अभिप्राय वायुमंडल के तापमान में लगातार तीव्र वृद्धि से है, कि ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे पर्यावरण में, ये वायुमंडल में जो तीव्र गर्मी, मतलब जो तीव्र वृद्धि हो रही है ना, उससे है। भारतीय पर्यावरण, हम पढ़ेंगे भारत का पर्यावरण क्या है। भारतीय पर्यावरण अवनति अवशय की एक विशिष्ट द्विविभाजित अवस्था है। यहाँ निर्धन और संपन्न दोनों वर्ग पर्यावरण अवनति के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये है कि जो पर्यावरण का अपक्षय हो रहा है ना, उसके कारण दोनों ही हैं। तो दो जातीय मतलब हो गई कि जो अमीर और गरीब दोनों की ही वजह से हमारे पर्यावरण का अवनति हो रही है। अब ये कि हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण हमारे अवनति तो हो रहा है, उसका हम संरक्षण करेंगे कैसे। तो अभी हम पढ़ेंगे, एक तो सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण हमें करना होगा, तीसरा पर्यावरण संरक्षण कानून को सख्ती से पालन करें। फिर है वृक्षारोपण अभियान, मतलब हमें वृक्ष को रोपना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए, इससे हमारा पर्यावरण ज़्यादा उसको अवनति नहीं होगी। औद्योगिक तथा कृषि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना चाहिए। और फिर जल प्रबंधन, हमें जलों का, मतलब जलों का ऐसे वैसे कहीं बहाना नहीं चाहिए, जलों का प्रबंधन करना चाहिए। फिर है उसके बाद बांध बनाना चाहिए, और एक है कूड़े करकट का प्रबंध करना चाहिए। जो कूड़े करकट है उनको हमें ऐसे कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए, मिट्टी में दफनाना चाहिए, जल में भी नहीं फेंकना चाहिए, जिससे प्रदूषण होता है, उसे हमें प्रबंधन करना चाहिए कि हाँ इनको यहाँ मतलब एक जगह पे करना चाहिए। आवास व्यवस्था में सुधार, जो हम जो रहते हैं या जो हमारा आवास व्यवस्था उसमें हमें सुधार करना चाहिए। अब अब हम पढ़ेंगे सतत या जो स्थायी विकास। यह विकास वह प्रक्रिया है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती तथा इसलिए भावी पीढ़ी की उत्पादन क्षमता कम नहीं करती। मतलब ये कि ये जो हमारा सतत विकास या जो भी है, सतत विकास और धारणीय विकास एक ही होते हैं। तो अगर ये आपको क्या करेंगे, मतलब कंफ्यूज करने के लिए सतत विकास दे देंगे, धारणीय देंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही है। तो जो सतत विकास इसमें हो गया, ये है कि जो हमारी विकास की वह विकास प्रक्रिया जिससे हम खुद तो मतलब हमें तो हानि ना हो, हमारी वजह से पर्यावरण को हानि ना पहुँचे, और भावी पीढ़ी की भी, जो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए भी हम उनकी आवश्यकता को पूर्ण कर सकें। सतत विकास की नीतियाँ, अब इसकी नीतियाँ क्या क्या है। ये कि आगत कुशल तकनीक होना चाहिए, पर्यावरण मैत्रिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए, संपूर्ण ग्रामीण विकास करना होगा, हमें सूर्य किरण का ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, विद्युत शक्ति के रूपांतरण, मतलब विद्युत शक्ति बनाने के लिए सूर्य की किरणों का प्रयोग करना चाहिए, जैविक कृषि और स्थानांतरण करना चाहिए, अपशिष्टों का प्रबंधन, रासायनिक निस्सरण को निपटाने के लिए कठोर कानून, अतः पीड़ित समानता के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए सचेतन यातायात के सार्वजनिक साधन। यातायात के सार्वजनिक साधन, मतलब कि हमें ना जो यातायात के सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे बस हो गई। क्या होता है कि कुछ लोग मतलब कार, अगर मेरे पास भी है, मेरे पड़ोसी के पास भी, तो हम दोनों ही कार लेके जाएंगे तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, डीजल का प्रयोग ज़्यादा होगा और प्रदूषण भी होगा। ये तो इससे अच्छा हम सार्वजनिक उसमें जाए तो इससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास का पथ। तीनों देशों ने लगभग एक ही समय में विकास करा था, विकास की ओर बढ़ना शुरू करा था। भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों ने अपने एक ही नीतियों से अपना विकास करा। भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्रता 1947 में हुई थी, जबकि चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी। तीनों देशों ने एक ही नीति अपनाई थी, तीनों ने एक ही नीति अपनाई थी। भारत ने सबसे पहले अपनी पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट करी। उसके बाद चीन ने 1953 में एंड पाकिस्तान ने 1956 में।
आप इसमें बोलेंगे कि भारत और पाकिस्तान जो थी ना, इन्होंने समान नीतियाँ अपनाई, चाहे इनका सार्वजनिक क्षेत्र का सृजन हो या कुछ भी, या सामाजिक विकास पर सार्वजनिक कुछ भी हो। भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, जबकि चीन ने आर्थिक समृद्धि निर्देशित अर्थव्यवस्था प्रारूप को अपनाया। 1980 तक तीनों देशों ने समृद्धि दर अपनी कर ली थी और प्रति व्यक्ति आय लगभग इन तीनों की समान थी। उसके बाद है कि हम 1980 तक इसका दिए तो आर्थिक सुधार चीन में 1978 में पाकिस्तान ने करा था, 1988 में, और भारत ने करा था 1999 में। 90 भारत ने 1991 में अपना विकास के लाभ करा। पूरे जो भी हमने पैरा अभी तक पढ़ा, इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया कि भारत चीन पाकिस्तान की रणनीतियाँ। हमने पहले पढ़ा कि ये तीनों आज़ाद कब हुए, इनकी स्वतंत्रता कब हुई, फिर इसके बाद इन्होंने अपनी नीतियाँ क्या अपनाई और इन्होंने अपनी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट करी, इसमें हमने पढ़ा था। और इन्होंने 1980 तक इन सब की ना जो प्रति व्यक्ति आई थी तीनों देशों की समान थी। और इनका आर्थिक सुधार कौन से सन में हुआ था, इसमें हमने ये पढ़ा था। चीन का 1978 में, भारत का 1991 में, और उसके बाद है पाकिस्तान का 1998 में इन्होंने अपने लाभ किए थे। अब हम पढ़ेंगे विकास रणनीतियाँ चीन में। चीन ने कैसे विकास रणनीतियाँ अपनाई थी। पहला ये था कि चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था थी। उसके बाद है इसमें सभी महत्वपूर्ण, इन्होंने क्या कहता है, तीनों क्षेत्र जो हमारा क्षेत्र, उद्यम और भूमि, इन सबको ना स्वामित्व कर लिया है, मतलब इन्होंने निजी क्षेत्रों में डाल दिया और इन्हें इसमें से सरकारी नियंत्रणों से लाया गया था। फिर सन 1958 में इन्होंने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अपनाया। इसमें क्या था कि ना जो लोग थे ना, उनको अपने घर के पीछे ना वो बड़े पैमाने में औद्योगिकरण करना था के लिए छूट दे दी थी कि अपने घर के पीछे ही उद्योग लगा सकते हैं, और इनको प्रोत्साहित भी किया जाता था। फिर सन 1985 में माओ से तुंग जो चीन के थे, उन्होंने महान सर्वहारा क्रांति अपनाई थी। इसके अंतर्गत क्या था, छात्रों को गांव में भेजा जाता था लोगों को पढ़ाने के लिए और अध्ययन करने के लिए। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कमी प्रकृति में खेती प्रारंभ की गई। इसमें लोग सामूहिक खेती करते थे, बहुत सारे लोग मिलके साथ में मिलके खेती करते थे। सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू की गई थी। इसका अर्थ था कि कीमत का निर्धारण दो तरीकों से किया जाता था। एक तो किसानों और औद्योगिक इकाइयों से की अपेक्षा की जाती थी, और दूसरा सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मांगों पे। जैसे अगर सरकार ने बोले कि इस वस्तु की इतनी कीमत है तो उसे उतना करा जाता था, और बाजार कीमत जो थी उस पर भी करा जाता था। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए थे। इसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश के सामान्य आर्थिक कानूनों को पूर्णत लागू नहीं किया गया जाता था, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाते थे। इसमें क्या होता था, लोगों को कर, जैसे कोई हमें निवेश करना है किसी देश को, तो उन्हें कर देने के लिए कर उन पे से हटा दिए गए थे। वो बिना करके आके निवेश कर सकते थे हमारे किसी भी देश में। चीन में आके कर सकते थे निवेश, तो इसे सेज कहा गया था, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमने चीन की विकास रणनीतियाँ पढ़ी थी, उस पूरे पैराग्राफ में था क्या। उसमें बताया गया कि चीन जो था उसने एक दलीय पार्टी रखी, मतलब एक दलीय शासन व्यवस्था रखी थी। दूसरा, उसने 1958 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अपनाई। तीसरा, उन्होंने माओ त्से तुंग जो थे, उन्होंने महान सर्वहारा क्रांति अपनाई थी, और उस महान सर्वहारा क्रांति में लोगों को जो था वो गाँव था अध्ययन करने के लिए। उसके बाद इन्होंने सुधार प्रक्रिया में जो था उसमें इन्होंने दोहरी कीमत पद्धति लागू की थी। इसका था कि कीमत निर्धारण दो तरीके से होगा, एक तो बाजार कीमतों पर, एक सरकार द्वारा निर्धारित की गई। और तीसरा और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने जो निवेशक, दूसरे देश के जो निवेशक थे, उनको अपने ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना करी थी। सेज की स्थापना करी। उसके बाद है इसमें वही उन्होंने कोई कानून नहीं लगाया था निवेश करने के लिए, और आर्थिक क्षेत्र कहलाते थे जो क्षेत्र थे विशेष, तो उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाकिस्तान की विकास रणनीति कैसी थी। पाकिस्तान ने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया था। पाकिस्तान ने उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण की नीतियाँ अपनाई। उसके बाद हरित क्रांति के आगमन ने और चुनिंदा क्षेत्रों की आधारिक संरचना में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की। सन 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तु उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब जो इसमें पाकिस्तान ने सन 1970 में जो दशक थे ना, मतलब सन 1970 से 80 तक के बीच में जो भी हुआ था, उसमें उसने जो उद्योगों था ना उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। और सन 1988 में संरचनात्मक आर्थिक सुधार लागू कर दिया उसने। मुख्य निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दे रहा था, जो निजी क्षेत्र है उन सबको ना प्रोत्साहन दे रहा था ये संरचनात्मक आर्थिक सुधार। और फिर इसके बाद पाकिस्तान ने जो उपभोक्ता वस्तु उसके निर्माण के लिए ना जो शुल्क लगते थे और जो आयतों में प्रतिस्पर्धा थी ना, उस पर नीतियाँ अपनाई। प्रत्यक्ष आयत नियंत्रण नीतियाँ उसने बहुत ज़्यादा करी। उसके बाद जो पाकिस्तान था उसने सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र थे ना, उन सब पे मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को भी अपनाया, कि इसमें ये कि सरकार का भी रहेगा नियंत्रण और बाजार का नियंत्रण भी रहेगा। हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक है तुलनात्मक अध्ययन भारत, पाकिस्तान और चीन। अब हम इसमें तुलनात्मक पढ़ेंगे कि तुलनात्मक कैसी करी है। अब जनांकीय संकेतक पढ़ेंगे हम तीनों देशों के बारे में। पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और वह भारत और चीन की जनसंख्या का 10वां भाग है। यद्यपि इन तीनों देशों में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है, यद्यपि इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मतलब ये बड़ा तो है बट इसका घनत्व जो है जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा कम है चीन का। पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा अधिक है और इसके बाद भारत और चीन का स्थान है। सबसे ज़्यादा तो अभी फ़िलहाल भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि सबसे अधिक होती जा रही है वो चीन में है। मतलब पाकिस्तान में चीन और भारत में कम है। चीन में जनसंख्या की निम्न वृद्धि दर का कारण है 1970 के दशक में अंत में लागू की गई केवल एक संतान नीति। मतलब चीन में जनसंख्या कम हुई, इसका कारण है वन चाइल्ड पॉलिसी, एक संतान नीति इन्होंने अपनाई थी। इसके बाद है कि परंतु इसके कारण लिंगानुपात मतलब जो महिलाओं की संख्या थी वो कम होती गई, क्योंकि इसमें इसका कारण था पुत्रों की ज़्यादा चाह। मतलब चीन में जो था एक संतान नीति थी और वो लोग पुत्रों की ही ज़्यादा चाह कर रहे थे, तो इससे क्या हो गया कि महिलाओं की संख्या कम हो गई, लिंगानुपात बढ़ गया। उसके बाद है तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में बहुत ही कम है। तीनों ही देश में पुत्रों की चाह ज़्यादा है, इसीलिए लिंगानुपात बहुत कम है। फिर इसका मुख्य कारण तीनों देशों में पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा है। चीन में प्रजनन दर बहुत कम है जबकि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है। नागरिकरण चीन और पाकिस्तान दोनों में अधिक है जबकि भारत में सिर्फ 28% है। नेक्स्ट टॉपिक है सकल देशी उत्पाद, जीडीपी और क्षेत्रक। हम पढ़ेंगे इन तीनों देशों के बारे में। 2013 में जो अनुमान लगाया गया था उसमें चीन का जो सकल देशी उत्पाद यानी जो जीडीपी था 9.24 ट्रिलियन डॉलर था, जबकि भारत और पाकिस्तान का था 1.877 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तथा ठीक है 232.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान था। विकास प्रक्रिया के इस पद पर इतने वर्षों में चीन की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 9.5% थी और भारत की थी 5.8% तथा पाकिस्तान की थी 4.1%। फिर उसके बाद 2011 में चीन में लगभग 37% कार्यबल कृषि में लगा हुआ था। मतलब जो चीन में 2011 में जो चीन में लोग कृषि करते थे वो सिर्फ 37% थे, जबकि भारत जिसका सकल देशी उत्पाद जो था योगदान 9% के लगभग था। भारत और पाकिस्तान में जीडीपी कृषि का योगदान क्रमश 14% व 25% लगभग था, परंतु पाकिस्तान में इस क्षेत्र में 43% लोग कार्यरत हैं जबकि भारत में 49% लोग इस क्षेत्र में संलग्न है। मतलब जो भारत में सबसे ज़्यादा लोग ना कृषि में ही लगे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन में ऐसा नहीं है, चीन में कम लोग लगे हैं। चीन का सकल देशी उत्पाद में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का, मतलब चीन के जो लोग हैं ये जो सकल देशी उत्पादन उनका विनिर्माण में ज़्यादा है, जबकि भारत और पाकिस्तान में सकल देशी उत्पाद में सर्वाधिक योगदान 50% से अधिक सेवा क्षेत्र का, यानी कि जो तीसरा क्षेत्र है हमारा उसमें है। उसके बाद है चीन का सकल देशी उत्पाद सर्वाधिक योगदान। यद्यपि चीन ने परंपरागत नीति को अपनाया जिसमें क्रमश कृषि से विनिर्माण तथा उसके बाद सेवा क्षेत्र की ओर अवसर होने की प्रवृत्ति थी, परंतु भारत और पाकिस्तान सीधे कृषि क्षेत्र की ओर चले गए। मतलब ये है कि चीन ने तो पहले लाइन वाइज करा कि पहले उन्होंने परंपरागत नीति को अपनाया, फिर वो विनिर्माण में गए, फिर उसके बाद वो सेवा क्षेत्र में गए, जबकि भारत और पाकिस्तान ने क्या करा वो सीधा सेवा क्षेत्र में ही चले गए। 1980 के दशक में भारत, चीन और पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र क्रमश 17, 12 और 27, मतलब चीन जो था उसमें 17% लोग थे और जो भारत था उसका 12 और जो पाकिस्तान था उसका 17 कार्यबल था। वर्ष 2011 में यह बढ़कर क्रमश हो गया 31, 37 और 35% लगभग हो गया है। चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण क्षेत्रांक है, जबकि भारत और पाकिस्तान की समृद्धि का मुख्य आधार सेवा क्षेत्र का। मतलब चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण है, उसका जो वृद्धि हो रहा है उसका विनिर्माण के कारण रहा है, जबकि हमारा जो भारत और पाकिस्तान है उनका सेवा क्षेत्र है। अब मानव विकास संकेतक पढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मानव विकास के अधिकांश क्षेत्रों में चीन ने भारत और पाकिस्तान की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। यह बात अनेक संकेतों के विषय में सही है, जैसे प्रति व्यक्ति जीडीपी, निरंतर रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत तथा स्वास्थ्य संकेतक जैसे मृत्यु दर, स्वच्छता, साक्षरता तथा पहुंच, जीवन प्रत्याशा अथवा कुपोषण है। पाकिस्तान की गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात कम करने में भारत आगे है। स्वच्छता और उत्तम जल स्रोत तक पहुंच के मामले में इसका निष्पादन भारत से बेहतर है। मतलब यह है कि जो पाकिस्तान है ना वो भारत से जनसंख्या में, मतलब भारत से जो लोगों के अनुपात में हो गई या लोगों की जो संख्या है उससे मतलब आगे है, बट जो स्वच्छता और उत्तम में जो है ना पाकिस्तान आगे और भारत उतना नहीं है जल स्रोत में। जिसके विपरीत भारत में शिक्षा में निवेश का रिकॉर्ड व प्रदर्शन पाकिस्तान से बेहतर है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में भी भारत पाकिस्तान से आगे ही है। मतलब भारत जो है पाकिस्तान से आगे है, एक तो सेवा क्षेत्र, एक तो स्वास्थ्य में और दूसरा शिक्षा में, और पाकिस्तान इसमें पीछे है। भारत और पाकिस्तान उत्तम जल स्रोत उपलब्ध कराने में चीन से बहुत ज़्यादा आगे हैं।
निष्कर्ष। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हमें क्या समझ आया है। भारत लोकतांत्रिक संस्थाओं सहित भारत का निष्पादन साधारण तथा बाद अग्रलिखित तथ्यों से स्पष्ट है। अधिकांश जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। भारत में अनेक भागों में आधारिक संरचना का अभाव है। आज लगभग 22% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे है। इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इनके पहले तो हमने पढ़ा था उसमें थ्योरी में अभी हमने थ्योरी में पढ़ा, तब हम पढ़ेंगे कि इनकी जो टेबल बना के हम पढ़ेंगे। अब इनकी विकासात्मक कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी, इन्होंने क्या क्या नीतियाँ अपनाई, हम पढ़ेंगे। इसमें पहले भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना इसने वो करी थी, और उसके बाद 1980 के दशक तक तीनों देशों ने एक समान रणनीति अपनाई, और उसके बाद इनकी प्रति व्यक्ति आय भी सेम ही थी। अब आर्थिक सुधार कैसे करा था, मतलब आर्थिक सुधार हमारे भारत ने तो 1991 में करा था। उसकी विकास रणनीतियाँ थी, इसने औद्योगिक नीति अपनाई 1948 से 1956 आदि के बीच में। हरित क्रांति 1966 में आई थी। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति 1970 में आई थी। उसके बाद पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसने भी अपनाई थी। 1956 में इसने पहली पंचवर्षीय योजना अपनाई। उसके बाद है 1980 के दशक में इसमें भी यही था कि इसकी प्रति व्यक्ति आय सेम थी। फिर इसके आर्थिक सुधार इसने 1988 में करा। विकास रणनीतियाँ इसकी थी आयात प्रतिस्थापन, आयात औद्योगिकरण इसने 1980 में करी थी। हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई थी। फिर है चीन का 1949 में ये आज़ाद हुआ था। इसके बाद है इसका विकास रणनीतियाँ थी। नियंत्रित कमांड अर्थव्यवस्था थी। चीन ने 1953 में पहली पंचवर्षीय योजना अपनाई। फिर इसके बाद है 1980 के दशक में इसकी भी सेम ही थी जैसे भारत और पाकिस्तान की थी। 1978 में इसने आर्थिक सुधार करा। फिर इसके बाद 1958 में इसने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अपनाई। महान सरबराह सांस्कृतिक क्रांति इसने 1966 से 1976 तक रही। फिर आर्थिक सुधार इसने 1978 में करा। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भारत ने आर्थिक विकास रणनीतियों में और क्या क्या अपनाया। एक तो इसने निर्धनता का उन्मूलन कार्यक्रम करा, ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ करी, रोजगार सृजन का कार्यक्रम करा। उसके बाद आर्थिक सुधार 1991 में करा भारत ने। विशेष आर्थिक सेज की स्थापना करी इसने 2005 में। अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं का औद्योगिकरण का राष्ट्रीयकरण कर दिया था इसने। 1988 में संरचनात्मक सुधार लागू किए थे इसने। विशेष 1988 में संरचनात्मक सुधार लागू किए थे इसने। और फिर इसका चीन ने 1979 में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनांक के संकेतक। एक है कि भारत विशाल जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। जो पाकिस्तान है कम आबादी वाला देश है। भारत या चीन का 10वां भाग है ये। और जो चीन है विशाल जनसंख्या वाला देश ये भी है। वर्ष 2000 में भारत ने वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करी थी। पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, भारत और चीन से भी। फिर है चीन। 1970 के दशक में अंत में चीन ने एक बच्चा मानदंड वन चाइल्ड पॉलिसी शुरू करा, जो कम जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। इसके बाद लिंगानुपात कम है, महिलाओं के विरुद्ध प्रजनन दर औसत के करीब है। फिर इसके बाद लिंगानुपात कम है और महिलाओं के विरुद्ध प्रजनन दर बहुत अधिक है पाकिस्तान में। फिर है लिंगानुपात कम है और महिलाओं के विरुद्ध प्रजनन दर कम है चीन में। फिर है भारत में शहरीकरण कम है, केवल 28% है, और पाकिस्तान में शहरीकरण बहुत अधिक है और चीन में भी शहरीकरण कम है। इसमें भारत में कुपोषित बच्चों का अनुपात है 37.9% और जो पाकिस्तान में कुपोषित बच्चों का अनुपात है 37.6% और चीन में कुपोषित बच्चों का अनुपात है 8.1%। मतलब सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का अनुपात भारत में ही है। अब हम पढ़ेंगे कि जो तीनों देश में मृत्यु दर मतलब कितनी है। भारत में मात्र मृत्यु दर जो है ना 174 है, और जो पाकिस्तान में है 178, और जो चीन है उसमें 27 मात्र मृत्यु दर। मतलब जो माताओं की मृत्यु होती है वो भारत, चीन और पाकिस्तान में कितने हैं। तो भारत में भी फ़िलहाल तो कम है, बट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। शिशु मृत्यु दर है 29.9% भारत में, पाकिस्तान में 57.2% एंड चीन में है 8.5%। मतलब पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है बच्चों की एंड माताओं की। मानव विकास सूचकांक का मूल्य है 0.647 भारत में, पाकिस्तान में 0.560 एंड है चीन में है 0.785। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय PPC ये क्या है, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें बस हमें वही जनसंख्या बता रखी है कि किसमें क्या क्या हुआ है, तो आप देख लेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। हाँ, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान का निष्पादन बहुत ही ख़राब है। मतलब पाकिस्तान के बारे में जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है कि पाकिस्तान का में बहुत चीज़ें
गलत है, मतलब बहुत चीज़ें खराब है। पाकिस्तान की समृद्धि, कमी और निर्धनता में पुनः वृद्धि के कारण अग्रलिखित है, मतलब इसके कारण लिखे हुए हैं। राजनीतिक स्थिर हाँ, राजनीतिक अधिक निष्पादन, निष्पादन का मतलब होता है कि कमी है उसमें, ठीक है। प्रेक्षणों और विदेशी अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता है, मतलब ये ना विदेशी अनुदानों पर, मतलब विदेशों से जो उन्हें कर्ज मिलते हैं, जो उन्हें मिलता है, उस पर बहुत ज़्यादा ही निर्भर है। प्रेषण और विदेशी अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता, वही पॉइंट दोबारा रिपीट हो गई इसमें। एक तरफ विदेशी ऋणों पर बढ़ती निर्भरता, तो दूसरी ओर पुराने ऋणों को चुकाने में बढ़ती कठिनाई, मतलब ये एक तो इन्हें विदेशी ऋण चाहिए, इनको ज़रूरत है विदेशी ऋणों की, और एक है कि पुराने ऋण ये दे भी नहीं पा रहे, तो इनकी एक ये प्रॉब्लम है। अब हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। चीन का निष्पादन सर्वोत्तम, मतलब चीन का जो अब तक हमने पढ़ा है सबसे ज़्यादा इसी का है, अच्छा भी है ये, इसमें कोई खराबी नहीं है। फिर है सर्वोत्तम बातें लिखी हुई है। निर्धनता निवारण के साथ समृद्धि दर को बढ़ाने में सफलता पाई है इसने, अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता को खोए बिना इसने बाजार में अपने सामाजिक आर्थिक सुअवसरों के लिए इसने बहुत सारे कार्य किए हैं। फिर सामुदायिक भू स्वामित्व को कायम रखते हुए लोगों और भूमि पर कृषि की अनुमति देकर चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर ली, मतलब इसने जो भूमि और कृषि पे इसने बहुत ज़्यादा अनुदान दिया, अनुमति दी कि हाँ वो कृषि कर सकते हैं या कुछ भी, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। सामाजिक आधारित संरचना उपलब्ध कराने में सरकारी हस्तक्षेप द्वारा मानव विकास संकेतकों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करे चीन ने के समक्ष। भारत ने औसत दर्जे का प्रदर्शन एवं निष्पादन किया है और पाकिस्तान ने खराब प्रदर्शन किया है, चीन ने तुलनात्मक रूप से बेहतर करा है। उसके बाद अधिकांश लोग अभी भी कृषि पर निर्भर हैं भारत में, और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, मतलब उसकी राजनीति अभी तक स्थिर नहीं है। और जो हमारा चीन है उसमें गरीबी उन्मूलन के साथ साथ विकास के स्तर को ऊपर उठाने में सफल रहा है ये, मतलब इसने गरीबी का उन्मूलन तो कर रहा है, विकास भी सबसे ज़्यादा कर रहा है। अब भारत देश के कई हिस्सों में अवसंरचनाओं का अभाव है इसमें, और जो पाकिस्तान है उसमें कृषि क्षेत्र का अस्थिर है, मतलब उसका कृषि क्षेत्र भी स्थिर नहीं है। और जो पाकिस्तान है यहाँ, मतलब जो चीन है यहाँ राजनीतिक प्रतिबद्धता के बिना भी अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए बाजार तंत्र का बेहतर उपयोग कर रहा है, मतलब कि चीन ने बहुत सारे फ़ायदे उठाने के लिए, मतलब बहुत सारे अवसर उन्हें मिलते थे, उसका लाभ उठाने के लिए उसने बाजार तंत्र का बहुत ज़्यादा उपयोग करा अच्छे से। जो है हमारा भारत है उसने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी 22% से अधिक का जिस स्तर को उठाना अभी भी एक चुनौती है भारत के लिए, कि उनकी जो जीवन रेखा है, जो गरीबी रेखा से नीचे, उनको ठीक करने के लिए जीवन स्तर को उठाना उनके लिए भी मुश्किल है और चुनौती के रूप में है। जो हमारा पाकिस्तान है वो प्रेषण प्राप्तियों पर अधिक निर्भर है। उसके बाद जो हमारा उसके बाद जो चीन है भूमि के सामूहिक स्वामित्व को बनाए रखते हुए और व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से उसी भूमि पर खेती करने की अनुमति देकर ग्रामीण क्षेत्रों में उसने बहुत ज़्यादा ही सुरक्षा सुनिश्चित कर लिया है। और जो हमारा पाकिस्तान है एक और विदेशी ऋणों पर बढ़ती निर्भरता और दूसरे ऋणों के भुगतान में कठिनाई, मतलब जो पाकिस्तान, एक तो उसको विदेशी ऋण चाहिए और दूसरा ये कि वो अपने पुराने ऋण दे नहीं पा रहे हैं। और जो इसका चीन है उसने सामाजिक अवसंरचना को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विकास के संकेत है तो उसका सकारात्मक प्रयोग भी करा है। तो ये हमारी सेकंड बुक हमारे यहीं समाप्त होती है। अब उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।